जैसा कि हमने अभी प्रोग्राम शुरू होने जब हुआ है और सारा डिस्कशन हमारा शुरू हो चुका है, तो इसमें आपके सामने जो हमारा इस हब है उसका जो प्राइम प्रिंसिपल है और विजन है हमारा, वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। जैसा कि अभी सर ने बताया आप लोगों को कि यूपीएससी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का। तो जब आपको कभी सिस्टम में जाना है और सिस्टम से लड़ना है, तो आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे पास यहाँ पर आसपास या शायद पूरे नासिक ज़िला में कोई एक बहुत रिप्यूटेड यूपीएससी की कोई क्लासेस नहीं है जहाँ पर और गाइडेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये शऊर पैदा नहीं हो पाता कि हम उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकें। तो मालेगांव एआई एक्सेलेंस हब जो हाइब्रिड मोड पे हम चलाने वाले हैं, उसमें सबसे जो अहम पॉइंट है हमारा और जो एक पहला जो हमारा पॉइंट था वो यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लोगों को इनकरेज करना और उसके साथ साथ आप उसका गाइडेंस और उसकी क्लासेस लेने के लिए हम यहाँ पर उसके एक बेहतर तरीके से उसको शुरू करेंगे। उसके बाद इस में जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है मालेगांव एआई एक्सेलेंस हब जो साथी नेहाल अहमद साहब के नाम पर बनाया जा रहा है, उसमें हम आज देख रहे हैं कि एक डिजिटलाइजेशन का दौर है। आज हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और टेक्नोलॉजी हमारे घर तक आ पहुंची है, लेकिन हम देखेंगे कि हम उस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें हमको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये इस इंस्टीट्यूशन का कोर प्रिंसिपल है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि मालेगांव के नौजवानों को तालीम के साथ साथ एक स्किल और एक ट्रेनिंग बेस कोर्सेज करवाए जाएं ताकि वो आगे चल के जो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से एक डिजिटल वेब एक डिजिटल विलेज बना हुआ है, वहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव रह सकें और बहुत एक वास्ट फील्ड है वहाँ पर हम काम कर सकें। उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है हमारे यहाँ पर जो यूपीएससी के बाद हम रखने वाले हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। आप देखिए कि मार्केटिंग जो है आज के दौर का सबसे कोर और सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया हो चुका है। एक इंडिविजुअल से लेके और एक ऑर्गेनाइजेशन तक, कंपनी हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या और सारी चीज़ें हो, वो मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गई हैं। और हम जो है अब इस चीज़ को कैसे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, इसके लिए हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें जो है गूगल एड्स है, मेटा है, कंटेंट स्ट्रेटजी है, लीड जनरेशन है एंड एनालिटिक्स है। ये सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में हम इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए लोगों को, यहाँ के नौजवानों को सिखाएंगे ताकि वो यहाँ से लेकर इंटरनेशनली जो एक कंपटीशन है मार्केटिंग का, जब आप इन सब चीज़ों को सीखते हैं और इंटरनेशनली लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। और इसमें ये सारी चीज़ें आज के दौर में इसके लिए एक रोज़गार का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी इसमें मौजूद है। दूसरी जो एक डिमांड रहने वाली आईटी फील्ड है वो ओरेकल डीबी है। इस फील्ड से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं भी एक ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हूँ और पिछले कोविड से, आप यकीन करेंगे तो मैं पिछले कोविड से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी डिमांडिंग फील्ड है। इसका मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों वॉर चल रही थी, तो जब दोनों तरफ से हमले हो रहे थे तो ईरान ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि हम डेटा सेंटर्स को हिट करेंगे। डेटा सेंटर्स को हिट करेंगे अगर आपने हमारे ऊपर कोई हमला किया तो आप इस चीज़ की नौयत समझ सकते हैं कि डेटा जो है आज के टाइम पर किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर आपके पास इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे कॉरपोरेशन में जो सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे सामने है वो है जन्म दाखिले का, और जन्म दाखिले का मामला डेटा की इर्रिलेवेंसी की वजह से है।
अगर हम इसको डिजिटलाइजेशन करें और इसको हम डिजिटल जो आज पॉलिसी है डेटा को सेव करने की, अगर हम इसको उस ढंग से लोगों को सिखाएं तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव चीज़ हमारे पास होगी और इसकी वजह से हम लोगों को इंटरनेशनली जॉब भी बहुत अवेलेबल है इन सारी चीज़ों में। तो ये एक बहुत अहम फील्ड है जिसमें डेटा को सेव करना और ये पूरा डेटा का खेल आज के दुनिया के लिए एक बहुत अहम ज़रूरत हो गया है कि डेटा को आपको सेव रखना कितना ज़्यादा अहम है। तीसरी चीज़ हमारे पास है जो हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, वो है एआई ऑटोमेशन, एआई टूल्स, जैसे कि हम आज देख रहे हैं चैट जीपीटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम पोस्टर्स बनाते हैं, कोई मैटर्स बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। आज की न्यूज़ है कि आज बहुत सारी कंपनियों ने एआई की वजह से 8,000 नौकरियां इंटरनेशनली अनाउंस की हैं और जिनको एआई नहीं आता ऐसे कुछ 10 से 12,000 लोगों को अपनी जॉब भी गंवानी पड़ गई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे नौजवानों के लिए आगे चल के सिस्टम में कंपटीशन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा हाईलाइटेड और फ्यूचरिस्टिक गोल है कि हम यहाँ पर एआई टूल्स की, एआई ऑटोमेशन की ट्रेनिंग दे सकें, जिसके लिए हमारे पास अच्छे खासे जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर, और एक जो इंटरनेशनली डायस्पोरा है उसको हम यहाँ पर गेस्ट लेक्चर के लिए भी मदऊ करेंगे ताकि वो हमको जो करंट सिचुएशन है वर्ल्ड में और जो हाईली डिमांडेड चीज़ें हैं वो एआई के ज़रिए हम अपने नौजवानों को दे सकें ताकि वो जॉब और आगे की बहुत सारी फील्ड है जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह वो इसमें आगे अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा एक गोल और है ब्लू कॉलर जॉब्स एंड स्किल्ड लेबर्स। एक तबका हमारा ऐसा भी है मालेगांव में जो बहुत आला तालीम हासिल करना नहीं कर पाता किसी भी वजह से, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। उनके लिए मुख्तलिफ कोर्सेस हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनली जॉब जो गल्फ कंट्रीज़ है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती है और स्किल लेवल की लेबर्स की बहुत ज़्यादा मांग है। तो हम ये इन कोर्सेज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके उनके लिए अलग से क्लासेस एंड सेशंस लेकर उनको इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो आगे चलकर यहाँ इंडिया में और इंटरनेशनली भी अपने आप को उस लेवल का बना सके कि उनको जॉब मिले और वो एक रोज़गार से मुंसलिक हो सकें। ये सारी चीज़ें हमारे एक्सेलेंस हब का हाईलाइटेड पॉइंट्स है। अब जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए हम इन सारे प्रोग्राम्स को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो इंट्रोड्यूस करते जाएंगे प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ साथ हम उनको सर्टिफिकेशन वगैरह और आगे की ट्रेनिंग जो जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं हम उनको उसमें भी मदद करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारा मकसद है ताकि हम एक इंस्टीट्यूट बनाएं जो कि फ्यूचरिस्टिक हो, जो एक वर्ल्ड की डिमांड के साथ साथ चल सके और हमारे लोगों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए वो काम आ सके। इस इंस्टीट्यूट का मकसद ये था। बहुत शुक्रिया। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करना, गालबन पहली दफे माइक पर आ रहे हैं वो। मोहतरम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सभी हजरात जो है निहाल अहमद साहब की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल वो तारीफ के लायक है ही है। वो अपनी सारी जिंदगी आवाम के लिए वक्फ किए और आवाम की खिदमत किए। यहाँ तक कि कोई हादसा पे आता था तो वो अगर कोई आज, पहले मोबाइल नहीं था, वर्कर घर पे आते थे कि फला महल्ले में ऐसा हो गया, फला जगह ऐसा हो गया, तो वो खाना छोड़ करके चले जाते थे और हमेशा हक और सच्चाई के लिए काम किए। वो हक और सच्चाई के लिए वो अंजाम की कभी परवाह नहीं की कि मैं ये बोलूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो किसी एक फिरके के लीडर नहीं थे, वो किसी एक शहर के लीडर नहीं थे। वो सारी जो है आवाम थे उनसे मोहब्बत करते थे और सारे उनका मकसद था आवाम को लेके चलने का। जहां कहीं भी पड़ोस के देहातों में
शहरों में आफत आती थी और वो लाचार हो जाते थे, तो उनको आखिर में दिखता था निहाल अहमद साहब, और वो आते थे बाकायदा, और निहाल अहमद साहब उनका मसला, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ऑफिशियल हो, वो हल करा के देते थे, पाए तकमील तक पहुंचाते थे। और इससे बड़ी बात क्या है कि जो मालेगांव की आवाम है और जो अतराफ के शहरों की आवाम है, उन्होंने उनको लीडर माना, उन्होंने उनको अपना रहनुमा समझा। वो कभी इनको ठुकरा के कतरा के आवाम चले ही नहीं। और ये जो आप लोगों की मोहब्बत है, मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूँ। और जिनके सरपरस्त जिंदा है, जो मेरे वालिद की सरपरस्ती को पसंद किए हमेशा हमेश, यानी मैं समझता हूँ कि लगभग पौन सदी वो उनसे मोहब्बत किए। और मेरी ये उम्मीद है कि रहती दुनिया तक जो आप आएंगे, आप उनको बच्चे आएंगे, आप उनको जो है निहाल अहमद साहब के बारे में वाकयात बताते रहेंगे, और वो भी उनसे मोहब्बत करेंगे जिस तरह उनके आबा अजदाद मोहब्बत करें निहाल अहमद साहब से। और ये मोहब्बत करने की नतीजे निहाल अहमद साहब का काम था कि वो कौम के लिए वक्फ हो गए, और जो आवाम जो है, जो उनको हमेशा हमेशा अपना लीडर मानी, उनको हर इसमें चुन कर लाई, उनकी हर तहरीक में हिस्सा ली, यहाँ तक कि दिल्ली अगर जाना है, किराया नहीं है, निहाल अहमद साहब ने अगर आवाज उठा दिया तो सैकड़ों की तादाद में क्या औरतें क्या मर्द सतरंजी बांध करके रेलवे स्टेशन पे जमा हो जाते थे। ये भैया बैठे, इनको मालूम। बम्बई जाना है, आजाद मदई जहां भी जाना है, उन्होंने हर तहरीक में मतलब हिस्सा लिए। जो तहरीक से आवाम का फायदा है, वो तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया, और हमेशा हमेशा वो फलाई काम किए, आवाम की खिदमत का काम किए। और अगर तारीफ उनकी करने गया सुबह हो जाएंगी, और मैं बेटा हूं, मेरे मुंह से तारीफ अच्छी नहीं लगेंगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मोहब्बत देते हैं वो देते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मीटिंग के सदर शफीक अंजुम साहब, मालेगांव कारपोरेशन की मेयर मोहतरमा नसरीन मैडम साहिबा, डिप्टी मेयर शान हिंद साहिबा, साजिदा निहाल अहमद साहब, मुश्ताक अहमद निहाल अहमद साहब, इस्लाम पार्टी के गठ नेता खालिद हाजी साहब, और सेकुलर फ्रंट के कारपोरेटर्स, जिम्मेदारान और वार्ड नंबर 7 के जिम्मेदार, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि निहाल साहब का 99वां जन्मदिन है, और इस मौके पर मेरे अपने वार्ड में तालीम के नाम पर कारपोरेशन की तरफ से एक निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब की बुनियाद आज रखी जाएंगी। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है कि हायर एजुकेशन का पहला हब मालेगांव में आगरा रोड के शुमाली हिस्से में हमारे वार्ड में है। इसके लिए मैं सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार आसिफ शेख रशीद साहब और सेकुलर फ्रंट के तमाम ही ओहदेदारान और कारपोरेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने 6 मई की महासभा में ये एजुकेशनल हब को मंजूरी दी। हम काम जल्द ही शुरू करने वाले थे, मगर अचानक एमएलसी की आचार संहिता लगने की वजह से हम इस काम को 1 महीने के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि अभी एमएलसी की आचार संहिता लगी है, नए टेंडर और नए कामकाज शुरू नहीं किए जा सकते। इसलिए ऐलान कर दिया गया, और 22 मई पहले से ही प्रोग्राम डिक्लेयर था आचार संहिता लगने से पहले। इसलिए ये हुआ कि ऐलान कर दिया जाए और 1 महीने के बाद कामकाज शुरू किया जाए। ये जो जगह पर एजुकेशनल हब बनने जा रहा है, ये जगह इसलिए चुनी गई कि ये सेंटर है शहर का, और आसपास प्राइमरी एजुकेशन के कई तालीमी अदारे और एक ऐसा तालीमी मरकज जहां मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी भी हो और उसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो। शोएब आजमी साहब ने आपके सामने
एआई क्या है, डाटा मार्केटिंग क्या है, दुनिया फ्यूचर में किस तरफ जाने वाली है, ये हम सबको दिख रहा है। जमील क्रांति साहब ने जैसे कहा कि बहुत ज़हीन कौम है मुसलमान, बिल्कुल सच बात है। नौजवान और खास तौर से मालेगांव के लोग, इनके अंदर हुनरमंदी बहुत है, स्किल बहुत है, मगर सही तरफ हम उस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाते, या वो नौजवान खुद अपनी हुनरमंदी को अपना पेशा नहीं बना पाते। यही जगह पर हम पूरे शहर में देखते हैं कि जैसे जमील क्रांति साहब बोले कि निहाल साहब बोले कि शान बहुत होशियार है मोबाइल में। आज हमको बोलना पड़ता कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा होशियार है मोबाइल में, 8 साल और 12 साल के। दुनिया जिस तरह से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, इससे पहले 90s में या 2000 में टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं थी। आज दुनिया एक जगह सिमट गई है। तुम अपना रोजगार यहीं से इंटरनेशनल कर सकते, नेशनल कर सकते, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। आप बार बार सुनते होंगे होम टू वर्क, अभी प्रधानमंत्री बोले कि होम टू वर्क। तो दुनिया उस तरफ जाने वाली है या जा रही है, तो मालेगांव पीछे क्यों रह जाए। आप 2 साल के बाद देखेंगे कि पूरी मार्केट का सिस्टम बदल चुका रहेगा, और उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये एजुकेशनल हब का काम मुकम्मल हो चुका रहेगा, और यहाँ से नौजवान जो है वो हुनरमंद भी होंगे, पढ़ाई भी करेंगे, और वो उनके लिए रोजगार का जरिया भी बनेगा। ऐसा रोजगार जो शहर में ही उनको मिल जाए, ऑनलाइन सर्विसेज के काम उनको मिल जाए। मालेगांव में लोग पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ने के बाद आगे क्या पढ़ना, तो बहुत कुछ कर लिए तो ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद एक लाइन जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर। इसके बाद हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। हम कोई बहुत यूपीएससी मुकाबला जाती इम्तिहान को करने के बाद हम कोई बहुत बड़े बड़े कोर्स नहीं करने वाले। हम 12वीं के बाद 6 महीने का, साल भर का जो कोर्स है, और कोई इंस्टीट्यूट से बातचीत हमारी है, उनको सर्टिफिकेट मिल जाए और उनको रोजगार यहां मिल जाए, बाहर मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए। ये जगह आप मुस्तकबिल में देखेंगे, जो मोहल्ले के लोग बोलते थे कि गंदगी रहती है, आज खुद इस प्रोग्राम के लिए 3 मरतबा साफ सफाई की गई। गंदगी रहती है, देर रात में ऐसे लोग यहां आकर बैठते हैं जो समाज के लिए बेहतर नहीं है। ऐसी जगह पर आप मुस्तकबिल में देखेंगे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा जो पूरे शहर को, और खास तौर से मेरे वार्ड नंबर 7 के नौजवानों को स्किल भी देगा, हुनरमंद भी बनाएगा, और रोजगार के मौके भी फराहम करेगा। हम कारपोरेशन में जब से आए, हम अलग अलग महाज पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन पर हम लोग बहुत सीरियस कामकाज करने की तरफ हैं। कल महासभा हॉल में प्राइमरी एजुकेशन के लोग को लेकर एक मीटिंग हुई कि प्राइमरी के एजुकेशन को हम कैसे और बेहतर करें, प्राइमरी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और वहां जो भी जरूरत है उसको कैसे अच्छा करें, प्राइवेट स्कूलों से उनको जोड़कर वहां और अच्छी तालीम कैसे दी जा सके। यानी बेस बनाने के साथ साथ
हायर एजुकेशन की तरफ ये हब हमको लेके जाएगा। ये हब सिर्फ वार्ड नंबर 7 नहीं, आगरा रोड का शुमाली हिस्सा और पूरा मालेगांव, तुम्हारे इस सलाम चाचा रोड और कासमिया मस्जिद के पास आकर जब नौजवान ऐसी तालीम हासिल करेगा जो हम आज नहीं सोचे, अगर ये चीज हम 5 साल के बाद सोचते तो 5 साल के बाद और जगह चीजें बन जाती। आज शोएब आजमी को अगर डाटा मार्केटिंग या एआई के ताल्लुक से कुछ सीखना है तो नासिक में भी सीखने का उसको मौका नहीं है अभी फिलहाल। बंबई, पूना, नासिक बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, वहां 2-4-6 महीने में, साल भर में चीजें हो जाएंगी। मगर अगर हम आज मालेगांव में नहीं सोचते तो हम मालेगांव के मुस्तकबिल को क्या देते। जिस तरह से दुनिया डेवलप हो रही है, जिस तरह से दुनिया जिस तरफ जा रही है, अगर उस तरफ हम नहीं सोचे तो फिर हमारा कारपोरेटर बनना, हम इस शहर के जिम्मेदार हैं, हम सियासी समाजी तौर पर इस शहर के लिए फिक्रमंद है, वो बात किनारे रह जाती है। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त भी मैं एक बात बोलता था कि सिर्फ रोड गटर के लिए अगर वोट देना है तो मेरे मुखालिफ उम्मीदवारों को भी देंगे तो रोड और गटर बनने ही वाली है, कोई कमाल की बात नहीं है। जो जरूरत की है वो रोड और गटर का काम होगा। मैं रोड बना दिया तो मैं बहुत मेरी जिम्मेदारी निभा दिया, ऐसा नहीं है। मेरे सामने वाला उम्मीदवार भी चुन के आता, वो भी रोड और गटर और ये चीजों का काम किया ही होता, मगर इस तरह का काम करना ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था। और इसमें बाकिर हसन वाला, हुसैन अंसारी और बदकिस्मती से हमारे एक उम्मीदवार जमील सेठ, जिसको मैं आज भी मानता हूं कि वही कारपोरेटर है इस मोहल्ले के, जो इनकी जगह चुन के आए, उनका हाल क्या है वो आप सबके सामने है। ठीक है, इलेक्शन है, हार जीत होती है। इन लोगों की मदद से एक ऐसा एजुकेशनल हब बनने जा रहा है जो शहर भर में एक मुनफरिद एजुकेशन देगा, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी बिल्डिंग जिस तरह का नाम है निहाल साहब का, उस तरह से ही उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने की तैयारी है कि लोग देखने आए कि यार ये बिल्डिंग कैसी बनी है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमारी कोशिश है, एक अच्छी बिल्डिंग बने, एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वहां क्लासेस चले, एडवांस टेक्नोलॉजी आज जो है वैसी सहूलत हो, और उस बिल्डिंग के बाद जो ग्राउंड बचता है, मोहल्ले वाले, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मोहल्ले वाले बोलेंगे कि भैया हमको रात में यहीं उठने बैठने दो, जो मोहल्ले के जिम्मेदार हैं। ऐसी कोशिश हमारी है। हम इस वार्ड में, वार्ड नंबर 7 में सबसे अच्छी बात यह है, और यहाँ के अवाम की सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्होंने ओपन स्पेस छेका नहीं, ओपन स्पेस पे अतिक्रमण नहीं किया। ये मैं यहां महसूस कर रहा हूं, जितने ओपन स्पेस है सब खुले हुए हैं, लेकिन कोई सहूलत वहां नहीं है। हमारे पीछे एक इतना बड़ा ओपन स्पेस है कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से में आज ही खाली राजे साहब से बात हुई कि इतना बड़ा ओपन स्पेस नहीं है, उस पर भी हम जॉगिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट लगाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा नगर कब्रिस्तान के इस तरफ जो जगह खाली आपको दिखती है, वहां शादी हॉल बनाने की कोशिश जारी है, और इंशाअल्लाह इसी बजट में वो शादी हॉल की भी मंजूरी मिलेंगी। उसके बाद भी कई ओपन स्पेस है। अगर इस वार्ड की आवाम ने अपनी अक्लमंदी से और अपनी कोशिश से इन सब ओपन स्पेस को खुला रखा है, तो मैं ये मानता हूं कि वार्ड नंबर 7 की आवाम अगर अपनी कोशिश की है
तो अब हमारी कोशिश है कि इन सब ओपन स्पेस का एक अच्छा इस्तेमाल करके उनके हवाले किया जाए। ये जिम्मेदारी अब हमारी है। आवाम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप गौर कर लो, कम से कम 5-7 ओपन स्पेस, कहीं वार्ड में इतने ओपन स्पेस नहीं मिलेंगे जहां एक अतिक्रमण उस ओपन स्पेस पे नहीं किया गया हो। अगर ऐसी आवाम मेरे वार्ड की है तो मेरा भी फिर फर्ज है कि जिस तरह की आवाम ने मुझे चुन के दिया है और जिस तरह की उनकी कोशिश थी कि ओपन स्पेस खाली बचे, तो उनका इस्तेमाल उसी तरीके से इस वार्ड की आवाम को मिलना चाहिए। इसी कोशिश की ये कड़ी है। इसी कोशिश की पीछे का जो ओपन स्पेस है वहां है। यही कोशिश आगे आयशा नगर कब्रस्तान के पास की जो ओपन स्पेस की जगह है वहां है, और इसी तरह साबान नगर के पास ओपन स्पेस खाली है। साबान नगर के भी लोग बैठे हैं, उनकी भी जरूरत के तहीं आगे मुस्तकबिल में वहां भी ऐसे काम करेंगे कि उस ओपन स्पेस का एक अच्छा इस्तेमाल मोहल्ले के लोगों को मिले। खास तौर से मालेगांव शहर की ख्वातीन की फिटनेस को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत है। 40 साल की उम्र होने के बाद घुटना, हड्डी, आदमी की जान तो औरतें सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। कोई वर्किंग ऐसी नहीं है कि उनको कुछ मिले, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा जॉगिंग ट्रैक और उनके फिटनेस के लिए एक ओपन जिम, इस तरह कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। ये वक्त की जरूरत है और यही वादा मैं मेरे वार्ड की आवाम से करता हूं कि इंशाल्लाह आपके वार्ड को हम बेहतर 5 साल में एक बेहतर वार्ड बनाकर देंगे। शुक्रिया। इसी तरह 73 नंबर स्कूल जो है उसका प्राइमरी का जो एजुकेशन है और स्पेशल जो गवर्नमेंट से बजट मिला है, उस बजट में हमने 73 नंबर स्कूल को भी लिया है। बोलने का मतलब यह है कि हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ के कारपोरेटर बाकी भाई हुसैन अंसारी, कि एक अच्छा काम इस शहर को, इस वार्ड की आवाम को हम दे सकें। और आप हम पे यकीन रखिए, इत्मीनान रखिए। हम मोहल्ले के लोगों को भी अगर रास्ते की तकलीफ है तो हम उनका रास्ते का भी इंतजाम करके देने की तरफ हैं। हम हर तरीके से ऐसा काम करेंगे कि आवाम को सहूलत मिले बगैर किसी तकलीफ के। शुक्रिया। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। कि वो आए और इज़हार ख्याल करें। मोहतरम सदर, और हाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं सभी के काम आऊँ, सेकुलर फ्रंट हो या इस्लाम पार्टी हो। हमने जो सेकुलर फ्रंट बनाया, हमने तामीर और तरक्की के नाम पर बनाया। आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम भाई, शान हिंद मैडम साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जो आवाम ने इक़्तिदार दिया है तामीर और तरक्की के नाम पर, हम इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे। शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में हमने इक़्तिदार के सिर्फ 100 दिन मुकम्मल होने पर जो काम काज की बुनियाद पर जो आवाम ने हमको इक़्तिदार दिलाया, हमें मेयर के ओहदे पर दिया, हमें कारपोरेशन का में जो काम काज होते हैं उसका इक़्तिदार हमारे हाथों में दिया। इंशाअल्लाह हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, पूरे मालेगांव के शहर के लिए काम करेंगे। निहाल अहमद साहब की बरसी और जन्मदिन पर जो कारपोरेशन की तरफ से जो एक जगह मुहैया की गई,
जो एक हब तामीर किया गया है एजुकेशन के नाम पर, आगरा रोड के इस पार एक भी हब ऐसा तामीर नहीं हुआ। जो तालीमी दोस्त शेख आसिफ साहब है, इनकी सोच बहुत ऊपर है। जैसे शेख निहाल अहमद हाजी साहब की थी, जो बहुत एक साल पहले का जो सोच लेते थे, ऐसे ही शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम भाई खालिद हाजी साहब की सोच भी यही है। वो लोग आगे का सोच कर ही काम कर रहे हैं और उनकी सरपरस्ती में हम काम कर रहे हैं। आज निहाल अहमद साहब के जो तालीमी अदारा शुरू होने जा रहा है, इसकी संग बुनियाद जो हम शहर को बताएंगे, ये जो आवाम है, जो हमारे साथ साथ शहर में जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। जो हम तालीमी अदारे के साथ साथ शहर की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी सोच तब्दील होनी चाहिए कि ये लोग जो फ्रंट जो बना है इनका सेकुलर फ्रंट, ये कामकाज के लोग हैं। ये आवाम को चाहिए कि इन लोगों का साथ दे। मैं मुस्तकीम भाई साहब को और शान हिंद मैडम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन्होंने शहर के नौजवानों के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए जो बड़ा कदम है, उनकी फिक्र करते हुए जो हब शुरू किया है, एजुकेशन हब, इसका जो कारनामा अंजाम होने जा रहा है, जो बिल्डिंग तामीर होगी इंशाअल्लाह, आगरा रोड के उस पार जो नीट क्लासेस चालू होती हैं, डॉक्टर बनते हैं बच्चे, लड़के लड़कियां, आगरा रोड के इस पार कोई हब, कोई एजुकेशन तालीमी अदारा कोई इतना बड़ा नहीं था, जो अभी शुरू होने जा रहा है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया। मोहतरमा नसरीन मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर शानीन साहिबा, खालिद हाजी साहब, मुस्तकीम डिप्टी साहब और मंच पे बैठे हुए तमाम शहर के जिम्मेदारान और आज के इस प्रोग्राम में हुए तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, आज बड़ी खुशी का मुकाम है कि मेरे अपने उस्ताद मोहतरम मरहूम निहाल अहमद के नाम से एक एजुकेशन हब का संग बुनियाद रखने के लिए हम जा रहे हैं। आप शहर के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि 100 दिन पूरे होने के बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था 122 करोड़ रुपए का, जिसमें आसिफ साहब ने ऐलान किया। उसी के अंदर ये भी प्रोग्राम था कि यहाँ पर भी एक 2 करोड़ रुपए का एजुकेशन हब बनने जा रहा है। शहर के अंदर बहुत सारे स्कूलों के भी कामकाज होंगे। शहर देखेगा साल 2 साल के अंदर के शहर तरक्की करने जा रहा है, सीमेंट रोड हो रहे हैं शहर के अंदर, साफ सफाई के मसले के ऊपर भी हम लोग संजीदगी से कल मीटिंग लिए और कल सुबह हम लोग पूरे शहर का दौरा करने के लिए पूरे जिम्मेदारान को कल 3-4 टीम बना के पूरे शहर के अंदर हम लोगों को जाना है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और काम करने के लिए आप लोगों ने वोट दिया, हमको चुनकर भेजा और इस शहर के अंदर मेजॉरिटी दी। काम करने के अंदर भी लोग कीड़े निकालते कि काम कर रहे, तो बोले 122 करोड़ रुपए का टेंडर निकला, तो बोले क्यों निकला कि उनके कारपोरेटर लोगों का बोले खर्चा निकालने का वास्ते टेंडर निकला। देखो ये कोई बात है? काम कैसा करना चाहिए इन्होंने हमको बताना। फिर काम करते नहीं आता, हम काम कर रहे तो बोले काम इसके लिए कर रहे 122 करोड़ रुपए का कि इनके कारपोरेटर लोगों ने पैसा लगा के चुन कर आए, तो इनका खर्चा निकालने का 122 करोड़ रुपए का। अरे अक्कल के अंधे लोग, हम लोग 2.5 साल के अंदर जो काम ये बॉडी के अंदर हम लोग करके जाएंगे, अगले 2.5 साल के अंदर भी अल्लाह ने मौका और वक्त तो दिया, तो 5 साल के अंदर शहर के अंदर 50 साल का हम रिकॉर्ड तोड़ के जाएंगे। कामकाज बताएंगे शहर के अंदर कामकाज किसको बोला जाता। ये हमारी सोच काम की सोच है। आप देख रहे होंगे मेरे घर के पास कोने के ऊपर एक संडास थी, वहां पर मैं 28 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूं। उसका भी संग बुनियाद मैं समझता हूं कि अभी तोड़ना शुरू किया हूं। 8-15 दिन के अंदर एक 28 बेड का खूबसूरत हॉस्पिटल में बनाने के लिए जा रहा हूं।
आज यहाँ पर जिस तरीके से बना रहे हैं, यहाँ पर आईपीएस यूपीएस बच्चे निकालेंगे, आईएएस बच्चे निकालने की इनकी तैयारी है। उसी तरीके से मौलाना अब्दुल अहद अजहरी साहब के नाम से मैं एक लाइब्रेरी बनाने जा रहा, वहां पर भी मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आईपीएस बच्चे निकालूं। ये ऐसी सोच के लोग हैं हम लोग कि हम लोगों को काम करने की सोच है। आप बताओ कि हम लोग किस तरीके से काम करना चाहिए। हम तो शहर के लोगों को बता के चल रहे हैं, गाइडलाइन लेके चल रहे हैं। हमारे से जो बड़े लोग हैं हम उनसे भी मशवरा ले रहे हैं, हमसे जो छोटे लोग हमको बताने आते हैं हम उनका भी मशवरा लेते हैं। यानी हम लोगों को शहर में काम करना है। आप लोग सिर्फ हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग अगर कोई तरीके से हम लोगों से कहीं गलती होंगी तो शहर के सभी जिम्मेदार यहाँ पर है, आप बताएं कि ये नहीं ये करना चाहिए, हम आप लोगों का भी मशवरे के लिए मशवरे पे काम करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि हमें नाचते नहीं आए तो आंगन टेढ़ा कुछ भी करने का। अभी पूरे शहर के अंदर हम लोग अतिक्रमण निकाल रहे। कुछ लोग कमेंट कर दिए तुम्हारे वार्ड में कब आएगा। अरे भाई मेरे वार्ड में भी आया, मैंने वहां भी सफाई कर दी। आप अमन चौक को आके देखो, अभी अगर आप ट्रक लेके जाएंगे तो वहां पर ट्रक निकल जाएंगी। इस तरीके का सिचुएशन मैंने रात के लोगों को भी अंडा बुर्जी की गाड़ी हो है उनको बोल दिया कभी अपनी दुकान के पास दबा के लगाए, कारोबार करो, आप भी करो। हम खुदवाई रोड के लोगों को भी जगह देने के लिए जा रहे हैं। हॉकर्स जितने मालेगांव शहर के अंदर हॉकर्स जोन बना रहे हम, इन लोगों को भी आसिफ साहब की सरपरस्ती के अंदर एक हम लोगों ने उप समिति बनाया। उसका अध्यक्ष मैं है, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब है, असलम अंसारी साहब है हम उस समिति में, और अधिकारी लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि कौन कौन से जगह पे उठ के किसको कहां पर जगह दे। हम लोग उसी तरीके से रोज फिक्रमंद होकर काम कर रहे। हमारा मकसद नहीं है किसी को रोजगार से उजाड़ना, मगर लोगों को भी, यहाँ के लोगों को अदब सिखाने की जरूरत है। यहाँ पर जो कारोबार करते हैं उनकी साइज, उनकी शॉपिंग सेंटर से 10 फुट गाड़ी आगे लगाते हैं और 5 फुट के बाद आगे गिरे खड़े रहता। इनको भी इनकी हरकत बंद करना चाहिए। मैं अपने काम के ऊपर खुश हूं। वो कोई कितने भी मेरे ऊपर टिप्पणी करे कि घर में तुम गरीबों का तोड़ रहे कि अमीरों का तोड़ रहे। अभी एक चौक का मेरे वार्ड के अंदर गेंदा मैदान के अंदर एक मुंशी सेठ फुलके वाले के नाम से एक चौक का बोर्ड बनाया गया था, वो एकदम बीचों बीच था रोड की, उसको तोड़ दिया गया। उसके ऊपर एक गुम्बज बना था, उसको लेकर गए, खूब छचन करे, कब्रिस्तान में लेकर गए, उसको दफनाए। अरे मैं तो बोलता इनको ही दफना दे रहे ना जो लेकर गए थे इनको। मेरा बस चले तो इनको ही दफना दो, इनको तो वापस भी नहीं आन दो, ऐसे तरीके के छचन कर रहे। उसके पीछे 20 फुट का अतिक्रमण का झोपड़ा बना के रखे थे, कुछ नहीं था, बंद था। तो हम लोग ने जब तोड़े तो हमारे वार्ड के लोग खुश थे। ये लोग कहां से आके वहां पर आ रहे हैं और उसको लेकर जा रहे, छचन कर रहे, वीडियो निकाल रहे, कब्रिस्तान में लेकर जा रहे। अरे कोई भाई हम मस्जिद का मीनार तोड़ते तो हम उसके जिम्मेदार रहते। तुम्हारे लिए तुम्हारा इसके लिए अगर तोड़ेंगे, तुम बना के रखेंगे और उसके ऊपर किसकी भी तस्वीर लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे। हम ईमान वाले, मस्जिद मंदिर हमको सब समझता है, हम किसी के इसके ऊपर नहीं करने वाले। हम हर समाज, हर जात, हर बिरादरी का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं। और ये बॉडी अपने तरीके से काम कर रही। अतिक्रमण के बारे में हमने बोला ये हमको उलझाओ मत, क्या यहाँ का नहीं तोड़ रहे, वहां का नहीं तोड़ रहे। अभी बकरीद का 8-10 दिन थोड़ा सी हम लोग, यानी जो सामान है रोड के किनारे लगाने की हिदायत दे रहे। जिस तरीके से हमने अभी अतिक्रमण का जाल बिछाया था ईद की 83-84 से, इससे खतरनाक बिछाएंगे। और हम नो कंप्रोमाइज तो नो कंप्रोमाइज, पूरे शहर के अंदर अतिक्रमण साफ करेंगे तो करेंगे, भले कोई भी करे। 50 लोगों की हमारी टीम तैयार हो रही है। वो जैसी तैयार होंगी हम लोग पूरा रात को 10 बजे तक के काम लेंगे। जो शाम में 6 बजे लगा देते उनको ऐसा लगता है कि 5-6 बजे के बाद कारपोरेशन के लोग नहीं रहेंगे, मगर हम जो गार्ड ले रहे 50, हम सुबह 10 बजे से लेकर तो रात को 10 बजे तक के ले रहे कि 10 बजे रात तक के हम अतिक्रमण निकालेंगे। और हम किससे डरने डराने वाले लोग नहीं है। हम पर कोई भी टिप्पणी करे क्या टीका करे, हम अतिक्रमण के बारे में कोई कंप्रोमाइज करेंगे नहीं। इससे खतरनाक अतिक्रमण लाएंगे। रोड के ऊपर जो दिखेंगे, कुर्सी भी दिखेंगी तो हम कुर्सी के साथ आदमी को भी भर के लाने की तैयारी रहेगी। चलो आज के इस प्रोग्राम में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं लेट हुआ, बहरहाल ठेठ आया। मेरे मोहतरम उस्ताद थे निहाल अहमद साहब, जिन्होंने 1996 में मुझे पहली टाइम विकास मंच से टिकट दिया था। जिस तरीके से निहाल साहब की उस वक्त तो धोती बोलती थी, मैं छोटा सा एक कार्यकर्ता था, उन्होंने उस वक्त मुझे विकास मंच से टिकट दिया था। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि मैं आज एक बड़े ओहदे के ऊपर रहकर और उनके संग बुनियाद में मैं यहाँ पर आया। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। और आइंदा बन जाने के बाद अपने अक्ल का, अपनी ज़हानत का, अपनी कारकिर्दगी का बयान सबूत देंगे, उनका मैं पेशगी शुक्रिया अदा करती हूँ। जो बजट मंजूर किया गया उसके लिए भी मैं बरसर इक़्तिदार कारपोरेशन में सर्कुलर फंड
मोहतरमा मेयर साहबा, डिप्टी मेयर साहबा, गट नेता खालिद, गट नेता मोहम्मद मुस्तकीम, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एजाज बेग, नसरीन साहबा, शानीन साहबा और तमाम वो लोग, तमाम कारपोरेटर्स जिनकी जोलानगी का, जिनकी एहसास का उन्होंने यहाँ परखों दिया और इसको कामयाब बनाने के लिए जो बजट दिया, मैं आसिफ साहब के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें अपना नुमाया किरदार अदा किया। दरअसल इतनी देर हो चुकी है और सभी ने निहाल साहब की जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली, हर बात पर रोशनी डाली, उनकी जिंदगी के बहुत से गोशों पर रोशनी डाली। मैं तो अपने अदारियों में, आज भी मैंने अपने अवामी आवाज के अदारिये में निहाल साहब से मुंसलिक फसाद की बात, वो फसाद जो औरंगाबाद में हुआ, नागपुर में हुआ और बंबई में 12 मुसलमान शहीद हुए सलमान रश्दी के खिलाफ एक जुलूस निकालते हुए, उस पर जो कुछ निहाल अहमद साहब ने बोला, क्योंकि मैं अपने शोहर के शाना बशाना रही हूँ, उनके काम, मेरी मराठी हायर है, मैं जिस गांव में खानदेश में थी वहां 8वीं से उर्दू नहीं थी, तो मैंने 8वीं से जितने कॉलेज तक तालीम हासिल की वो सब मराठी में थी। इसलिए मैं जो कुछ मुझसे बनता था अपने शोहर के सिलसिले में मदद करती। जो लोग पीए रहते थे, उस जमाने में 4-4, 5-5 पीए ऑफिस में काम करते थे, 2 पीए असेंबली के कामकाज में होते थे और 2 पीए मालेगांव शहर में लोगों के कामकाज के लिए होते थे। आज जब मैं देखती हूँ, वो जमाना ऐसा था कि एक तरफ शेर महाराष्ट्र निहाल अहमद कहा जाता था और एक तरफ एक जमात शेर महाराष्ट्र बाल ठाकरे कहा करती थी, और दोनों के वजूद की, दोनों के हौसले की, दोनों की हिम्मत की और दोनों के अपने अपने ख्यालात, अपने अपने उसूल, अपने अपने तरीके कार की बात हुआ करती थी। मैंने ऐसा भी देखा, मैं अभी कुछ दिन पहले, हमारे मास्टर हारून साहब बैठे हैं, इनके साथ मैं एक काम से मर्चेंट बैंक में गई। मर्चेंट बैंक के मैनेजर ने मुझे बुलाया, मैं उसको बताई कि भाई एक गरीब आदमी मेरे पास आया है कर्ज के सिलसिले में, मैं आपसे बात करने आई हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। बोले हम शिवसेना के मानने वाले लोगों के साथ 15 दिन पहले बाल ठाकरे साहब से टाइमिंग लेकर गए कि हम उनसे मुलाकात करें, मगर जब उनके गेट तक जाते थे तो हमको सिक्योरिटी हकाल देती थी। हम उनको बताते थे कि देखो ये टाइम दिया हुआ है, देखो ये हमारे पास लेटर है। बोले जब निहाल अहमद साहब मंत्रालय में हमको दिखाई दिए, हमको विधानसभा जा रही थी वहां दिखाई, तो उन्होंने हमको शहर के होने के नाते पूछा कि तुम क्यों सुबह से यहाँ घूम रहे हो, क्या काम है तुम्हारा। बोले हमने कहा कि बाला साहब ठाकरे से मिलने आए थे, ये सब शिवसेना वाले हैं, मैं तो इनके साथ चला आया कि बाला साहब ठाकरे से मिल लूं, मगर हमको अंदर ही नहीं जाने देते। तो निहाल साहब बोले कि ठीक है, तुम 6 बजे, मुझे ये वाकया बता रहा है मर्चेंट बैंक का मैनेजर। बोले उन्होंने हमको 6 बजे बुलाया, उन्होंने बाला साहब ठाकरे को फोन किया, ठाकरे साहब ने खुद फोन उठाया और उन्होंने हमको बुलाया। जब हम उनके बंगले पे गए तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था हमको लेने के लिए कि तुमको निहाल साहब ने भेजा है क्या। बोले जब हम अंदर गए तो बाला साहब ठाकरे के लोगों ने हमको पोहा हुआ खिलाया। वो रोने लगा बात करते करते कि जिसको 2 समाज अलग अलग तरीके से जानते थे, वो दोनों अपनी जगह उसूल परस्त थे। एक दूसरे के जुल्म के खिलाफ बोलना और जालिमाना रवैये के खिलाफ असेंबली में चीखना चिल्लाना, यह निहाल अहमद साहब का तरीकेकार था। मुझे याद है जब जब फसाद हुआ
निहाल अहमद साहब बोले। मैंने यह भी देखा कि जब शैतानी आयात सलमान रश्दी पर बोला जा रहा था, तो जो लोग मुस्लिम एमएलएस थे, जिन्होंने बहस में अपना पहला नाम दिया था पूना के पेन वाला, अमीनुद्दीन पेन वाला थे, वो चुपके से खसक गए। उसके बाद जितने मुसलमान एमएलएस थे सब चले गए। अकेले तनहा निहाल अहमद साहब, वो 12 मुसलमान नौजवान को ही गोली क्यों लगी और वो पैर के कमर के नीचे क्यों नहीं लगी, इस पर लड़ते रहे और पुलिस फोर्स को जिम्मेदार ठहराते रहे। उन्होंने बाद में उनको सस्पेंड करवाया। जिंदगी में मैंने एक बात मैं तो बहुत कम उम्र से सियासत में हूँ, सोशलिस्ट पार्टी में हूँ, शादी से बहुत पहले वर्कर हूँ, राष्ट्र सेवा दल से आई हूँ सोशलिस्ट पार्टी में। लेकिन निहाल अहमद साहब का तरीकेकार पूरे महाराष्ट्र में सोशलिस्टों के लिए कारनामा था। रश्क करते थे लोग। पहले कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जहां सिखाया जाता था वर्करों को, वो मधु दंडवते हो, सदानंद वर्दे हो, भाई वैद्य हो, जैसे बड़े बड़े लीडर सोशलिस्टों के, जॉर्ज फर्नांडिस हो, बार बार ये बोला करते थे आदमी कुर्सी लटका के तकरीर कर देता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती, या आदमी संदल निकाल देता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। यह तरीका हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? यह शहर ने के नाम को शनाख्त देने में, मालेगांव को मालेगांव बनाने में साथी निहाल अहमद का हाथ। असम वैली में जो नाम गूंजता था, उस जमाने के लोग जो टीवी देखते होंगे, सुनते होंगे या रेडियो सुनते होंगे, बीबीसी लंदन हुआ करता था। बीबीसी लंदन में कोई असम वैली के जमाने में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि निहाल अहमद ये नाम ना आए। बीबीसी लंदन उस आदमी की बात करता था, वॉइस ऑफ अमेरिका उस आदमी की बात करता था कि यह आदमी की शख्सियत एक मजलूम कौम के लिए जालिम के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा थी। और वो निहाल साहब ने किया। वक्त तो बहुत हो गया है, नहीं तो मैं बहुत सारी बातें बताई होती। मुझे एक बात कहना है कि ये शहर को 95% जो आज एजुकेशन की बात आई, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 95% रजिस्ट्रेशन स्कूलों का निहाल अहमद साहब की बदौलत है। वो जब मंजूर होता तो मुझे फोन करते थे और मैं जाके वो स्कूलों के जो जिम्मेदार रहते थे, अभी तो चले गए, उनको क्रिसेंट वाले जमील क्रांति, वो स्कूल का भी जब परमिशन आया तो मैं जाके उनको बोली, हारून बाबा जो थे, हारून अंसारी, जो उनके सियासी दुश्मन भी थे, लेकिन वुमेन कॉलेज से लगा के स्कूलों के वर्ग बढ़ाना, क्लास बढ़ाने से लगा के तो जमीन दिलाने के लिए सबसे पहले हारून अंसारी साहब मेरे ससुर मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब के पास गए थे और उन्होंने उनको कहा कि जो जमीन है जेटी की, ये हमको दिलाओ, साहब को बोल के। और मेरे ससुर ने अपने बेटे को बोल के वो जमीन जेटी की दिलाई। जमूर स्कूल आज जहाँ है, चाहते तो वो शहर के अंदर उस जमाने में आ सकती थी, लेकिन वो बच्चा जो पढ़ नहीं सकता, वो बच्चा जो गरीब घर का है, मैं आपको बताऊं कि कोरोना के जमाने में हमारे सर बैठे, हम पकड़ के लाके इम्तिहान दिलवाए बच्चों को कि तुम पास तो हो जाओ। 10वीं 12वीं वाले इम्तिहानात थे। हमारे टीचर कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल पे जाता था और वो बच्चों को लाते थे कि तुम इम्तिहान दो। ये जो स्कूल टीएम है, इसकी मंजूरी कुमारवाड़े की थी, मगर यह हिस्सा उस वक्त जरखेज इलाका नहीं कहलाता था, इसलिए साहब टीएम स्कूल को यहाँ लाए और उस स्कूल को शानदार बनाने की बुलंद इकबाल की जो ख्वाहिश थी, जो ख्वाब था टीएम स्कूल को शानदार, उस ख्वाब को जानशीन निहाल अहमद हर हाल में पूरा करेंगे। वो स्कूल एक आन बान शान के साथ और बच्चों के लिए, आज हमारे टीएम स्कूल का रिजल्ट
97.64 रहा, जो बड़ी स्कूलों के मुकाबले में था। दूसरे तीसरे नंबर पे थी ये स्कूल, जिसके यहाँ उतने लवाजमात नहीं है। फिर भी मैं उन टीचरों को मुबारकबाद देती हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन का रास्ता उस जमाने में निहाल साहब ने खोला, फार्मेसी कॉलेज उस जमाने में जारी किया, ताकि जब फसाद होता था तो हम टापड़िया मेडिकल ढूंढते थे जो बंद मिलता था। उस जमाने में आउटर में लोग जाते थे, उनको दवाई नहीं मिलती, तो फार्मेसी कॉलेज में मेडिकल स्टोरों के जरिए एक रोजगार मिला। इतना ही नहीं किया, जब साहब मिनिस्टर बने तो उनके पास 6 डिपार्टमेंट थे, जिसमें रोजगार, हमी रोजगार, शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, मनुष्य बल जैसे डिपार्टमेंट थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब कभी वो रोड से गुजरते थे, सफर करते थे मिनिस्टर होने के बावजूद, तो वो जहाँ हमी रोजगार की औरतें काम करती थी, गाड़ी काफी दूर खड़ी करके पैदल आते थे और वो औरतों को पूछते थे कि तुमको पगार बराबर मिलती? उस वक्त 3 नए पैसे में 1 किलो अनाज मिलता था और उनकी पगार 30 पैसे थी। मैंने खुद सुना कि साहब पालती मार के बैठ जाते थे हमी रोजगार की मजदूर औरत मर्दों के पास और उनको पूछते थे तुम्हारी पगार बढ़ना चाहिए। बोले नहीं, इसमें बहुत हो जाता, बच जाता हमारा। वो बोलते थे पगार बढ़ा दो, तो बोलते नहीं, बच जाता हमारा। 38,000 महाराष्ट्र में ऐसे गांव थे जहां हमें रोजगार चलता था। साहब के सब पहले वो 4 लाख मजदूर काम करते थे, साहब के बाद 10 लाख मजदूर को उन्होंने काम दिया। जिस डिपार्टमेंट में रहे, जिस मौकों में रहे, जिस पार्टी में रहे, जिस तरीके का उन्होंने अपना एक अलग कारनामा अंजाम दिया। और इस शहर को जरूरत इस बात की है कि हम, हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ दिया है, निहाल अहमद साहब की जो तारीफ है वो इसलिए है कि 6 बार चुन के आने के बाद उनके पास 1995 तक कोई गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी। वो अपने दोस्तों की गाड़ी से चलते थे या उनकी बहन जायदा अब्दुल अजीज की गाड़ी से चलते थे। आज हम देखते हैं कि बदउनवानी का उठता हुआ सर क्या कह रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त है कि नहीं है आज का एमएलए? भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है तो फिर 15 साल क्या हो गए? तीसरी बार चुन के आने के बाद क्या मिला है शहर को? ये भी मेरा सवाल शहर से है। मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए मुस्तकिम डिग्निटी की तरफ से, शान निहाल अहमद की तरफ से, मुश्ताक अहमद निहाल अहमद की तरफ से, नजीब अहमद कमाल अहमद की तरफ से, आफाक अशफाक अंजुम जो शायर है उनकी तरफ से, पोता वकी अहमद इखलाक अहमद की तरफ से, तमाम हाजरीन कराम का, पार्टी के तमाम वर्करों की तरफ से, कारपोरेटर हजरात की तरफ से आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो जो सेकुलर फ्रंट का काम होगा, जहां जहां होगा, आप तमाम का मुआयनत, आप तमाम की हमदर्दी, आप तमाम की हिमायत शामिल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।